हम टेस्टिस में से स्पर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म बिल्कुल नॉर्मल बन रहे होते हैं। 30% कपल्स में, मेल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। स्पर्म काउंट है ये बहुत वेरिएबल होता है। नमस्कार जी, मैं जिंदल आईवीएफ चंडीगढ़ से डॉक्टर उमेश जिंदल बोल रही हूँ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी पेशेंट्स की जिनमें मेल पार्टनर में और या हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 30% कपल्स में, मेल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या स्पर्म काउंट कम होते हैं या ज़ीरो होते हैं, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पाता। ये ऐसे केसेस में बहुत बार तो मेल्स को लगता है कि शायद कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें मैं कुछ कॉमन जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका काफ़ी भ्रांतियां हैं वो मैं दूर करना चाहूँगी आपके। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि स्पर्म काउंट कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, वो तो सबको दिखता है, पर कई बार थोड़े से कम होते हैं नॉर्मल से, और कभी टेस्ट कराओ तो नॉर्मल आ जाता है, कभी टेस्ट कराओ तो वो कम आ जाता है। तो पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि ऐसे में बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता, और उनको ये लगता है कि शायद लैब ने गलत टेस्ट किया है। मैं यहाँ पे ये आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो स्पर्म काउंट है ये बहुत वेरिएबल होता है। अगर हम इसको डेली भी चेक करें या हर हफ्ते लेट्स से कि हम बार बार चेक करें, तो बहुत अलग अलग रिपोर्ट आएगी। एक ही लैब से भी करें, कंप्यूटर से भी करें, तब भी बहुत अलग अलग रिपोर्ट आएगी, क्योंकि वो बनते ही ऐसे हैं, निकलते ही ऐसे हैं। स्पर्म काउंट डिपेंड करता है कि कितनी बारी डिस्चार्ज हुआ, इजैकुलेट हुआ, या कितने स्पर्म्स बने। वो नहीं है। हम इसको कैसे असेस करते हैं कि मोस्ट ऑफ द सैंपल्स आर लेस और नॉर्मल, तो हम उस पे जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आपका एक बारी ज़ीरो आ गया काउंट, तो पेशेंट्स कई बार बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं पाएगा। बट उसमें जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि आपका सैंपल एक बार कम से कम 15 दिन बाद या महीने बाद दोबारा टेस्ट होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई किसी वजह से एक बार ज़ीरो आ गया और दोबारा नॉर्मल भी आ जाता है। जो कॉमन वजह हैं कम रिपोर्ट आने की या ज़ीरो आने की, जैसे आपको कोई बुखार हुआ है, कोई बीमारी है, कोई स्ट्रेस है, आप बहुत ट्रैवल वगैरह किया है, तो कई बार ये ऐसे होता है कि आपकी रिपोर्ट फॉल्सली ज़ीरो या लो आ जाती है। तो हमें फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें कंफर्म तो करना ही है कि वो एक या दो बार और करके भी वो नॉर्मल है या वाकई में उतना ही ज़ीरो है। दूसरी गलतफहमी जो है ज़ीरो काउंट के बारे में, कि अब एक बार ज़ीरो आ गया तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ऐसे केसेस में भी उम्मीद है। इनमें से कुछ केस तो ऐसे होते हैं जिनमें हार्मोन्स की कमी होती है। उनको हम हार्मोन्स के इंजेक्शन वगैरह दे के उससे उनकी स्पर्म दोबारा बन सकते हैं, पर वो केस बहुत कम होते हैं। फिर कुछ केस ऐसे होते हैं जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं। कईयों की जन्म से ब्लॉक होती है, कई लोगों की बाद में किसी वजह से ब्लॉक होती है, और कई लोगों का किसी का ऑपरेशन भी हुआ हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम टेस्टिस में से स्पर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म बिल्कुल नॉर्मल बन रहे होते हैं। अगर उनको रास्ता नहीं मिल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो स्पर्म बनते रहते हैं। तो हम टेस्टिस में से स्पर्म निकाल के आईवीएफ के ज़रिए प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं आपके अपने स्पर्म से। और कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके टेस्टिस में स्पर्म ही कम बन रहे हैं। उनमें भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे जगह होती है जहाँ पे स्पर्म बन रहे होते हैं, और उनको भी हम आईवीएफ के ज़रिए निकाल के, माइक्रोस्कोप के अंदर निकाल के उनसे आईवीएफ करके हम सक्सेस दे सकते हैं। लास्ट ऑप्शन डोनर स्पर्म होती है, वो भी होती है, और वो भी एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट आपके अपने लिए भी काफ़ी रास्ते हैं जो हम कर सकते हैं। मैं ये सब बात इसलिए कर रही हूँ कि बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि ज़ीरो काउंट आने के बाद भी ट्रीटमेंट है जो किया जा सकता है। तीसरी गलतफहमी है वो रिगार्डिंग दवाइयों की है। जो ज़ीरो काउंट वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें दवाइयों का
एक्चुअली कोई रोल नहीं होता एक्सेप्ट जिनमें हार्मोन्स कम है। बाकी दवाइयों से आमतौर पे कभी वापस स्पर्म नहीं आते। जिनमें कम है उसमें रोल बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि जो स्पर्म्स कम हैं, ज़्यादा हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, तो उसमें कोई रिलायबल हमारे पास टेस्ट भी नहीं है कि जिससे हम ये बता सकें कि दवाई का फ़ायदा हुआ है। और ना ही जो फर्टिलिटी है उसका एक डायरेक्ट लिंक है कि आपके काउंट 20 मिलियन है कि 40 मिलियन है कि 50 मिलियन है तो उससे प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कल को 10 मिलियन थे और दवाई खाई तो आपने आज 40 मिलियन हो गए तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसा गारंटी हम नहीं ले सकते, ना ही दवाइयाँ उतनी इफ़ेक्टिव होती हैं, बट ऐसा भी नहीं मैं कहूँगी कि दवाइयों का कोई रोल नहीं है। जो प्रेगनेंसी है वो एक कॉम्बिनेशन है स्पर्म्स का, एग का, फीमेल की ट्यूब्स नॉर्मल होनी चाहिए, यूट्रस नॉर्मल होना चाहिए, सही टाइम पे रिलेशंस होने चाहिए, तब प्रेगनेंसी होती है। तो सब कुछ जब एवरीथिंग इज़ राइट ओनली देन प्रेगनेंसी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगेन जो कितनी देर से आपको बच्चा नहीं हुआ है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाती है। यंग कपल्स में हम आमतौर पे ये गाइडलाइन रखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा स्पर्म कम है या ज़ीरो स्पर्म है तब तो ट्रीटमेंट हमें करना ही है, उसमें वेट करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। अगर बॉर्डर लाइन कम है स्पर्म तो बेटर होता है कि हम वेट करें। उसमें IUI का एक ट्रीटमेंट होता है, वो भी कर सकते हैं, और बहुत बार अपने आप प्रेगनेंसी भी हो जाती है। पर अगर 4-5 साल हो गए हैं तो डेफिनेटली हमें फिर IVF की तरफ जाना चाहिए। और अगर फीमेल में भी कोई प्रॉब्लम है तब भी हमें IVF की तरफ जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मेल्स आमतौर पे खुल के बात नहीं करते हैं। अब तो फ़र्क पड़ गया है, पहले टाइम में तो मेल्स ये एक्सेप्ट भी नहीं करते थे कि उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, पर अब तो मोस्टली मेल्स दे कम फॉरवर्ड, दे कम एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम। तो आप आइए, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए, और 90% पेशेंट्स में कुछ ना कुछ हल होता है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये बात अच्छी लगी होंगी। फिर भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें लिखिए और हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।